हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम जैसे मैंने पहले दो वीडियो बनाई हैं इसके ऊपर, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा कानून लगेगा जिसके तहत उनके ऊपर प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो जैसे अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटी एक्ट जो है वो लगता है। अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटी एक्ट से मतलब है जो लोग मतलब अनलॉफुल काम करते हैं उनके ऊपर इस तरह के एक्ट लगते हैं। या उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगता है जो 1980 का है, जो मैंने इससे पहले दो वीडियो में इस पर बना चुकी हूँ उन दोनों टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि इसके अलावा एक और होता है, वो होता है सडिशन वाला, ये राजद्रोह वाला। कि ये कहा जाता है वो देश के खिलाफ एक तरह से राजद्रोह कर रहे हैं, तो राजद्रोह वाला भी लगता है। और कई बार ऐसा होता है कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस भी लग जाते हैं। जैसे क्या होता है, जब कोई भी केस मतलब किसी के ऊपर फ्रेम किया जाता है तो उसमें काफ़ी चार्जेस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ज लगेगा, जितना काम करता है कोई पर्सन, जितना क्राइम करता है उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट या चार्जेस उसके ऊपर लगते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोटेस्टर्स है जिसने भड़काऊ भाषण दिया, तो उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी करने के भी चार्ज लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उसका अगर देखा जाए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो देश के खिलाफ कुछ ऐसा काम कर रहा है जो राजद्रोह की श्रेणी में आ रहा है, तो वो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी की श्रेणी में भी अपने आप चला जाता है। फिर सेक्शन 34 भी लग जाता है, जिसमें काफ़ी सारे सिमिलर जो होते हैं चार्जेस वो फ्रेम कर दिए जाते हैं। तो 34 जो है वो एक तरह से ऑफेंस की कैटेगरी में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आईपीसी के सेक्शन काफ़ी सारे लग जाते हैं। तो अभी हम इसमें आज की जो मेरी वीडियो बना रही हूँ मैं, आज मेरा जो टॉपिक है वो मेन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वो जो प्रोसीडिंग करेगी उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, या उन किसी इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसमें कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, तो उनके ऊपर जो प्रोसीडिंग करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो वो कौन से सेक्शन उसके ऊपर लागू होगा, या कहना चाहिए कौन सी प्रोसीडिंग मतलब कौन से एक्ट लगेंगे, वो तो हमने देख लिया। अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटी एक्ट लग जाएगा, दूसरा सिक्योरिटी एक्ट लग जाएगा, थर्ड लग जाएगा सेडिशन के चार्जेस लग जाएंगे, फोर्थ लग जाएंगे उस एरिया पूरे एरिया में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का क्या फंक्शन होगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो मेन आज हमारी जो वीडियो है, आज हमारा जो लेक्चर है वो मेन इसी पर फोकस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फंक्शन होता है। ठीक है, वो कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि कहीं पे भी अगर इस तरह के सिचुएशन हो जाती है, या तो किसी पूरे स्टेट में हो जाए, या पूरे कहना चाहिए किसी एक स्टेट के एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाए, तो इस तरह के जब हालात हो जाते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है कहना चाहिए वो मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो धारा 144 लगा देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे धारा 144 आईपीसी की है कि सीआरपीसी की है, वो दोनों ही लगती है। ठीक है, धारा 144 जो आईपीसी की होगी वो सिर्फ हमें एक तरह से ये बताती है कि किस सिचुएशन में धारा 144 लागू की जा रही है। ठीक है, वो जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है तो उसकी हम अभी डिटेल में आगे उसको देखेंगे। सेक्शन 144 आईपीसी और सेक्शन 144 सीआरपीसी। तो मेन जो सीआरपीसी का सेक्शन 144 है वो हमें ये बता रहा है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो किस तरह से प्रोसीडिंग करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किस तरह से प्रोसीडिंग करेगी या किस तरह से काम करेगी। ठीक है, वो सारी प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग कह लो उसमें, या कहना चाहिए वो उस एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या काम करेगी, क्या उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की ड्यूटीज़ होंगी, वो सब हमें बताती हैं। फिर दूसरा जो हमने आईपीसी का सेक्शन 144 के बारे में बताया, वो हमें एक डेफिनेशन देता है कि किस तरह की सिचुएशन में इस तरह की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, स्टेट की, किसी भी स्टेट की या पर्टिकुलर किसी एरिया की, वो उसके पास क्या क्या पावर है। ठीक है, अब हम सेक्शन 144 सीआरपीसी वाला देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो वो देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो प्रोसीडिंग है वो देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन 144 इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973 का एक्ट है ये सीआरपीसी। ठीक है, फिर इसमें सेक्शन 144 के हम मार्जिनल नोट्स देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस
ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर, मतलब जब एप्रीहेंडेड हो डेंजर, डेंजर नहीं मतलब कोई खतरे का कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है या खतरा बने रहने की आशंका है। एप्रीहेंडेड मतलब होता है कि उसकी आशंका होना किसी खतरे की, कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो या लॉ एंड ऑर्डर को खतरा बना दे। तो उसमें उस सिचुएशन में किस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, किसको मतलब किसके पास पावर होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, या पुलिस को, या कहना चाहिए जो दूसरी गवर्नमेंट मशीनरी है उस तरह से कौन उसको मतलब गाइड करेगा। तो इन केस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ ए डीएम और एसडीएम और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मतलब है उसमें डीएम हो सकते हैं और एसडीएम हो सकते हैं, ठीक है। सुप्रिटेंड जो डीएम होंगे और या एसडीएम के पास ये पावर होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। अब जैसे हम लोग कई बार हमारे भी मतलब हमने आम जिंदगी में ये चीज़ रिलेट करके देखे हैं अपनी लाइफ से, कि कई बार अगर हमारे एरिया में इस तरह की सिचुएशन होती है तो डीएम और एसडीएम के ऊपर जिम्मेदारी होती है, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहलाए जाते हैं, ठीक है, कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट होंगे वो कहलाते हैं, ठीक है। स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्पेशली जो है स्टेट गवर्नमेंट के उनको ऑथोराइज करती है या उनको पावर देती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की इन दिस बिहाफ, अपने बिहाफ पर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर उनको एक अथॉरिटी देती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और जो उस एरिया में जहाँ पे डेंजर की एप्रीहेंशन है या खतरा बना हुआ है उस एरिया में उनको अपॉइंट किया जाता है। इस वजह से देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन, यहाँ पे बहुत सारी वो दी हुई है, इस सेक्शन में प्रोसीडिंग दी हुई है, सफिशिएंट ग्राउंड दिए हुए हैं, ठीक है, और जिसके लिए वो इमीडिएट प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। अगर सफिशिएंट ग्राउंड है, अगर वो सेटिस्फाइड है, वो डीएम या एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर उसको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की प्रिवेंटिव एक्शन लेने की कहीं भी ज़रूरत है या किसी भी खतरे की यहाँ आशंका है उस एरिया में, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्टेट गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करती है। तो उस पावर के अंदर वो अपनी जो पावर दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फिर सच मजिस्ट्रेट में बाय ए रिटन ऑर्डर स्टेटिंग द material facts of the case and served in the manner provided by section 134 direct any person to abstain from a certain act। देखिए इसमें क्या क्या होगा कि जो सेक्शन 134 इसमें जो सीआरपीसी का है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक किसी भी पर्सन के ऊपर अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस तरह का है, इस तरह की कहना चाहिए नेचर का है जो कहीं भी मतलब खतरा बन सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के मतलब मेंटेन नहीं रहने देगा या कहना चाहिए सिचुएशन ख़राब कर देगा, तो उसके अंदर जो है एक सेक्शन 134 के अंदर उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिए जाएंगे और उसे जो है उस पर्सन को रोकने के लिए किया जाएगा ऐसा फ्रॉम ए सर्टेन एक्ट, किसी एक्ट को करने से, और टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और अंडर हिज मैनेजमेंट। अगर उसके अंडर में कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ मतलब पोजेशन में है तो वो भी उससे जो है उसके ऑर्डर दिए जाएंगे उसके रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो पॉलिटिशियन कहीं पे स्पीच देना आ रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे जो है डीएम और एसडीएम जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की हमेशा एक दबाव बना रहता है, यह कहना चाहिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती हैं तो अक्सर उनमें ऐसा होता है, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है लॉ एंड ऑर्डर जिससे कि मेंटेन रहे, ठीक है। जैसे अभी हम फार्मर्स का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर के आसपास फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी संख्या में जो है पुलिस फोर्स लगाई हुई है जिससे कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जिसके ऊपर शक है कि वो जो है इस तरह की सिचुएशन में उसका फ़ायदा उठा सकता है या कहना चाहिए कोई नुकसान दे सकता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना रह सके जिस वजह से, तो उस पर्सन के ऊपर सेक्शन 134 सीआरपीसी के तहत जो है प्रोसीडिंग कर दी जाएगी या उसको या उसके अंडर में अगर कोई प्रॉपर्टी है कोई पोजेशन में उसके
तो वो और अंडर हिज मैनेजमेंट, अगर उसके मैनेजमेंट में कोई काम है वो, इफ़ सच मजिस्ट्रेट कंसिडर्स दैट सच डायरेक्शन इज़ लाइकली प्रिवेंट, अगर वो मजिस्ट्रेट को ऐसा मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाता है या वो उसको एक कहना चाहिए विश्वास हो जाता है कि वो पर्सन इन सब चीज़ों की या इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है और जिससे जो है झगड़ा बढ़ने की या झगड़ा होने की आशंका है या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की आशंका है, तो उस पर्सन को जो है अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। और टेंड्स टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और ए रियॉट ऑफ एन एफ्रे। मतलब ये है कि उस जगह पर कोई दंगा फसाद हो सकता है, ठीक है। रियॉट से मतलब होता है दंगा होना, ठीक है। और जिससे जो है पब्लिक जो सेफ्टी है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसको डिस्टर्बेंस हो सकता है, या पब्लिक की जो ह्यूमन लाइफ है उसको डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो इस तरह के कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो कई लोग मारे जाते हैं, तो उस सब से बचाने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है। और अगर किसी पर्सन के ऊपर खतरा मतलब इस तरह का शक है तो उस पर्सन को सेक्शन 134 सीआरपीसी में उसे उसमें अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसे जो है अरेस्ट करने के बाद उसके पोजीशन में या कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ है वो भी ली जा सकती है, ठीक है। ये सब जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसके पीछे का मेन पर्पस जो है पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक जो लाइफ है उसको ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को बचाने का है मेन पर्पस, ठीक है। अब ऐसा जनरली आपने अगर अपनी लाइफ में देखा होगा, कॉमन लाइफ में, तो ऐसा होता है, ठीक है। इससे आप सभी लोग रिलेट करेंगे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन 144 का नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 144 क्लॉज 1 था ये और क्लॉज 2 में है क्या कह रहा है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ। ये जो ऑर्डर होगा, ठीक है, उस पर्सन को अगर अरेस्ट कर दिया जाए या उसके ऊपर मतलब एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है कुछ भी, तो वो ऑर्डर 2 महीने तक क्या रहेगा, फोर्स में रहेगा। उसके बाद अपने आप ही वो वायलेट हो जाएगा। लेकिन अगर उस कंडीशन में उस पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है वो जो पर्सन है जिसे अरेस्ट किया गया है ऐसी सिचुएशन में, तो उसकी आगे भी अगर प्रोसीडिंग मतलब कहना चाहिए वो ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल एक्टिविटी पहले भी कर चुका है इन पास्ट में और फ्यूचर में भी उसका करने के काफ़ी चांसेस है, तो उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने तक ही उसे मतलब वो प्रोसीडिंग में रखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो इंस्टेंट एक्शन लिया जाएगा तो उसको उसी टाइम अरेस्ट भी किया जा सकता है। उसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मान लीजिए उसके पास कुछ खतरनाक डेंजरस चीज़ें हैं जिससे जो है वो हमला करने के लिए आया है, तो वो सब चीज़ें ली जा सकती है उसके जो पोजीशन में है, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसके पास हैं इस तरह की, तो वो ली जा सकती हैं जिससे हंगामा झगड़ा या कलह हो सकता है उस एरिया में, यह कहना चाहिए वहाँ की पीस एंड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरा है, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर्स इट नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ हेल्थ और सेफ्टी और फॉर प्रिवेंटिंग और रियॉट और एनी एफ्रे इट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट ऑन ऑर्डर मेड बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months। मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि 2 महीने तक ही ज़रूर नहीं है उस पर्सन के ऊपर प्रोसीडिंग की जाएगी। अगर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उस पर्सन के ऊपर जिसे अरेस्ट किया गया ऐसी सिचुएशन में वो बाद में भी ऐसा कुछ इन फ्यूचर कर सकता है या उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी पहले भी पास्ट में रह चुकी है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आगे भी ऐसा करने के चांसेस है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन से वो 6 month हो सकती है, उसकी जो जुडिशियल कस्टडी होगी या पुलिस कस्टडी होगी वो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, 6 month के लिए की जा सकती है, 2 महीने से। फिर यहीं पर आकर जो है कई बार ऐसा होता है कि इसका मिसयूज़ भी होने लग जाता है, इस लॉ का मिसयूज़ भी होने लग जाता है। वो मैं बताती हूँ किस तरह से, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ या कहना चाहिए पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटी के चलते ऐसा काम करते हैं, तो उन लोगों का जो है वो फ़ायदा उठाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं तो ह्यूमन राइट्स का भी कई बार ऐसा होता है ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ हो जाता है, कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं होते, शक की बिना पे उन्हें उठा लिया जाता है, तो वो सब चीज़ें भी। लेकिन बाद में इसके ऊपर
जब उसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी ये चीज़ वो प्रूफ कर देगा, जैसे हमने पहले अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में भी देखा, अगर वो प्रूफ कर देगा, या एनएसए में भी देखा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में भी, अगर वो पर्सन जो पकड़ा गया है वो इस चीज़ को अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन को प्रूव कर देता है कि वो इस तरह की एक्टिविटी ना तो करने वाला था, ना ही फ्यूचर में करने वाला था, ना ही उसने पास्ट में कभी किया, तो वो ऐसा नहीं है कि 2 महीने से ज़्यादा फिर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर उसके ऊपर खतरा बना हुआ है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी आगे कर सकता है, या क्रिमिनल उसका पहले से ही रिकॉर्ड ऐसा है, या तो पास्ट में भी वो इस तरह के काम कर चुका है, तो 6 मंथ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट वुड हैव बट फॉर सच ऑर्डर एक्सपायर्ड एज इट मे सेटिस्फाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। देखिए वो जो मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर वो मतलब प्रूफ कर देता तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता तो वो 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रूफ कर देता तो फिर उसे अरेस्ट करने की कोई भी पावर या अथॉरिटी स्टेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या एसडीएम या मजिस्ट्रेट के पास, उसके डीएम के पास नहीं होगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट से यहाँ मतलब जैसे मैंने बताया डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, any magistrate may either on his own motion or on the application of any person aggrieved rescind or alter any order made under this section by himself or any magistrate subordinate to him or by his predecessor in office। मतलब ये इसमें इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट को सेटिस्फैक्शन हो जाता है, वो खुद भी चाहे तो उस पर्सन को छोड़ सकता है, कि अगर वो लगता है कि वो उसकी या तो सज़ा को ख़त्म कर देगा बिल्कुल, या उसे कम कर देगा, या उसे जो है छोड़ भी सकता है। तो ये अगर मजिस्ट्रेट का या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम का अगर ऐसा, डीएम का या एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इनका अगर ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि जिस पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया है इस सिचुएशन में, तो वो उसे चाहे तो अपना आप भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का ही रिकमेंडेशन चाहिए। स्टेट में गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन तब चाहिए जब वो 6 मंथ वाला अगर हो रहा है, वरना तो 2 महीने के बाद चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है खुद ब खुद उसको, या मजिस्ट्रेट उसको खुद ब खुद छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन उसको या तो खुद को हो या उसका जो कहना चाहिए प्रीडिसीजर इन ऑफिस है उससे पहले अगर कोई पर्सन, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि अभी जो है डीएम ए डीएम वहाँ पे एक डीएम जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पे अपॉइंट है, फिर उनका उस टाइम पे 2 महीने के दौरान या 2 महीने के बाद जो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो जो पहले वाले मजिस्ट्रेट होंगे उनके नोटिफिकेशन से वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा, उस पर्सन को छोड़ दिया जाएगा अगर उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और जो नए मजिस्ट्रेट आएंगे तो अगर मान लीजिए उनको भी ये चीज़ सेटिस्फाइड हो जाती है कि वो पर्सन इस तरह की मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी वाला नहीं है, तो वो उसको भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले वाले जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट में आइदर on its own motion or on the application of any person aggrieved, resigned or alter any order made by it under the proviso to subsection 4। सेम जैसे सबसेक्शन 4 में मैंने बताया कि वो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अगर सेटिस्फैक्शन होगी तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 महीने का टाइम उन्हें दे दिया, लेकिन अगर 6 महीने के बाद है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन चाहिए उसमें, जैसे हमने अभी पहले देखा। तो इसमें जब 6 महीने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो पर्सन इस तरह की कैटेगरी का नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी वाला नहीं है, या आगे वो फ्यूचर में नहीं करेगा ऐसा, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो खुद भी उसको छोड़ सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और 6 इज़ रिसीव्ड। जो सबसेक्शन 5 और 6 में जो एप्लीकेशन मिलेगी, द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी शैल अफोर्ड टू द एप्लीकेंट एन अर्लियर अपॉर्चुनिटी और अपियरिंग बिफोर हिम और इट। तो उसके जो अपियर होने का जो खर्च है, ठीक है, जो हमने क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में पॉइंट देखा, या तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन हमने देखा क्लॉज 6 में, क्लॉज 5 में हमने देखा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि वो पर्सन इस तरह की उसका क्रिमिनल एक्टिविटी वाला या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट की ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है मजिस्ट्रेट को, तो वो इसमें ये कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू अपियरिंग बिफोर, तो वो जो अपियर होगा कोर्ट के बाहर, मतलब जब कोर्ट प्रोसीडिंग होगी उसके ऊपर, या कहना चाहिए वो इस दौरान जो कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह होंगी
इस तरह की जो कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह होंगी तो उस कोर्ट प्रोसीडिंग का सारा खर्च जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कहना चाहिए वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो वहन करेंगे। ठीक है, वो उस पर्सन के ऊपर नहीं डाला जाएगा। आइदर इन पर्सन और बाय प्लीडर, तो वो उसका कोर्ट का कहना चाहिए आने जाने का खर्च हुआ या कोर्ट प्रोसीडिंग का जो खर्च होगा वो सब वो जो है स्टेट गवर्नमेंट या वो जो कहना चाहिए मजिस्ट्रेट जो होंगे वो वहन करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ ये कही जा रही है, जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं जब वो रिजेक्ट होंगे तो उसकी जो राइटिंग में वो होगा, डॉक्यूमेंट तैयार होगा या रिकॉर्ड तैयार होगा, तो उसकी एक कॉपी तो वो तो उसको दी ही जाएगी। ये तो एक लॉ का एक नियम है। ठीक है, जिसके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, जो एक्यूज़ है उसके ऊपर उसको वो दी जाएगी कि क्या मतलब जो चार्जेस की जो कॉपी होगी वो उसको दी जाएगी। दूसरा जो रीज़न मतलब राइटिंग में किए गए हैं या तो वो पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे या थोड़े बहुत, मतलब जो उसके अगर आगे लगता है कि ये आगे इस तरह का कर सकता है तो उसके ऊपर वो चार्जेस लगे रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये कहा जा रहा है जो उसकी प्रॉपर्टी जो पोजेशन में ली गई है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को कहना चाहिए वो किया गया था, रिकवर किया गया था या उसे पोजेशन में लिया गया था, तो वो उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर दी जाएगी जब उसके ऊपर से चार्जेस सारे हटा लिए जाएंगे। जब वो चार्जेस सारे प्रूव कर देगा कि मैं मतलब वो बेगुनाह प्रूफ हो जाता है, तो वो जो उसके पोजेशन में ली गई उसके अंडर में जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो जो पोजेशन में ली गई थी वो भी उसको वापस कर दी जाएगी, चाहे उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं है। ठीक है, जो उसकी पोजेशन की इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रखी गई थी, वो एज ए सिक्योरिटी रखी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन 144 देखते हैं हम आईपीसी में क्या कहा जा रहा है। इसमें एक तरह की डेफिनेशन टाइप दी गई है कि किस सिचुएशन में सेक्शन 144 की कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है जो पर्सन पकड़ा जाता है उसके ऊपर सीआरपीसी वाली लागू होती है। तो इसके बारे में इसमें सिर्फ एक डेफिनेशन टाइप दी गई है कि सेक्शन 144 किस सिचुएशन पर लागू होता है। ठीक है, सेक्शन 144 इन द इंडियन पिनल कोड जॉइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, जो मतलब कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए या अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है और डेडली वेपन्स रखता है उसके ऊपर ये लगेगी हु एवर बीइंग आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन और विद एनीथिंग विच यूज एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस, या तो कोई मतलब इस तरह का आर्म हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो एक वेपन की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, वो इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, जो किसी की जान ले सके या किसी को मारा जा सके, जिससे इज़ ए मेंबर ऑफ ए अनलॉफुल असेंबली, तो वो पर्सन के जो होगा वो अनलॉफुल असेंबली का एक मतलब मेंबर कहलाएगा। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। इसमें पनिशमेंट भी दे दी गई है साथ में कि 2 साल का उसमें पनिशमेंट दिया जाएगा उसे, और विद फाइन, और उसके ऊपर फाइन भी लगेगा, या दोनों चीज़ हो सकती है या सिर्फ फाइन लग सकता है। ठीक है, जैसे हमने अभी सेक्शन 144 सीआरपीसी में देखा कि अगर किसी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो पूरी तरह से उसके ऊपर मतलब प्रूव हो जाते हैं तो उसे पनिश किया जाएगा और उसे जो है फाइन भी हो सकता है। अगर कम उसके ऊपर कहना चाहिए जो चार्जेस लगे वो पूरी तरह से नहीं मतलब प्रूव कर पाया, तो थोड़ा बहुत ही मतलब उसके ऊपर चार्जेस जो है प्रूव हुए हैं तो उसे फाइन देकर भी अगर माइनर से वो है ऑफेंस, अगर कम मतलब कहना चाहिए ज़्यादा वैसा वाला नहीं है, हीनियस क्राइम नहीं कैटेगरी का नहीं है, तो उसके ऊपर सिर्फ फाइन भी लगाया जा सकता है। और अगर ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी या हीनियस क्राइम किया हुआ है उसने तो वो जो है उसमें दोनों भी लगाया जा सकता है, 2 साल की सज़ा और साथ के साथ फाइन भी किया जा सकता है। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे केसेस देख लेते हैं। श्री राज नारायण सिंह एंड अदर्स वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर ऑन 24 जनवरी 1956 का केस है ये। दूसरा है बस्तर परिवहन संघ जगदालपुर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन 12 सितंबर 2017 का ये केस है। अब इन जो केस हैं इन केस में ये इसी सिचुएशन पे बेस्ड केस हैं सेक्शन 144 के। सेक्शन 144 सीआरपीसी की हमें एक इसकी डेफिनेशन टाइप भी बताती है और दूसरा हमें ये भी बताती है कि जो पनिशमेंट क्या होगा। ठीक है, लेकिन सेक्शन 144 सीआरपीसी हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी हैं
उनकी प्रोसीडिंग बताएगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या फंक्शन है, क्या उनके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या पावर ऑथोराइज की हुई है, और किस उन पावर के अंदर रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑथराइजेशन में जो पावर दी गई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। फिर हमने जैसे अभी हमने देखा कि सेक्शन कहीं इसमें धारा 144, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि धारा 144 और कहाँ लगी। तो इसमें हम देखते हैं बेंगलुरु का केस अभी हाल फिलहाल का ही है। इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस सिचुएशन इन बेंगलुरु एंड इमरजेंस ऑफ द न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस, द सिटी पुलिस हैव डिसाइडेड टू इम्पोज सेक्शन 144 ऑफ CRPC in Karnataka capital for 12 hours from December 31st evening 2020। द प्रोहिबिशन 2020 की 31 दिसंबर को एक दिन का वो लगाया गया है कर्नाटक में, 12 आवर्स के लिए लगाया गया है सेक्शन 144। और वो उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, अब कोरोना वायरस के बाद अब जो है नया वायरस पाए जाने की वो है मतलब शंका है कि उस वायरस के आने का डर है। तो इस वजह से ये न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस आने की जो है आवश्यकता मतलब शंका है, तो इसलिए जो है ये इमरजेंसी का प्रोविज़न लगा दिया गया है। इसे एक इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करने वाला कहना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का एक वेपन कह सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके लिए एक ऑथोराइजेशन वाली पावर कह सकते हैं। द प्रोहिबिशन ऑर्डर विल रिमेन इन फोर्स विद इन द लिमिट ऑफ द सिटी from 6 p.m. on December 31st till 6 a.m. on January 1st of January 2021 according to Bengaluru पुलिस नोटिफिकेशन। जो पुलिस नोटिफिकेशन था बेंगलुरु की, तो उनके हिसाब से 12 घंटे का इन्होंने वो लगाया है, कहना चाहिए कर्फ्यू टाइप लगाया है, सेक्शन 144 लगा दिया है। सेक्शन 144 को कर्फ्यू की कैटेगरी कहते हैं कि जब इमरजेंसी कोई कंडीशन होती है तो तब ये इस तरह का लगाया जा सकता है। अब ये जो मैंने केस अभी पहले बताया उसमें भी मतलब सेक्शन 144 लागू करने की सिचुएशन नहीं बताई गई है कि किस तरह से 144 किस सिचुएशन में लगा सकते हैं, या कहना चाहिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस अथॉरिटी के पास क्या पावर है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन में क्या क्या पावर कर मतलब क्या क्या अपनी पावर्स का यूज़ कर सकती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने अभी डिटेल में देखा। फिर सेक्शन 144 जो है IPC का, वो हमें मैंने बताया अभी पहले भी कि वो सिर्फ हमें एक डेफिनेशन टाइप देता है कि किस सिचुएशन में सेक्शन 144 की प्रोसीडिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या SDM और DM कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पनिशमेंट भी दे दी, 2 ईयर्स पनिशमेंट है और फाइन है, या दोनों लग सकता है उस पर्सन के ऊपर जो इस तरह की सिचुएशन में पाया जाता है, जिसके पास इस तरह का कोई वेपन पाया जाता है जिससे किसी पर्सन को की लाइफ को या हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है किसी के पास से बम वगैरह भी मिलते हैं, तो उन तरह के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल और हीनियस एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, जिससे कि पब्लिक हेल्थ और ट्रैंक्विलिटी को सेव किया जा सके, साथ के साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन किया जा सके। ये एक गवर्नमेंट का कहना चाहिए बहुत बड़ा रोल है, या कहना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा रोल है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको फुलफिल करते हैं, ठीक है, उनको जो पावर है वो ऑथोराइज की जाती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो होता है कई बार जो दूसरे लोग होते हैं उनके ऊपर भी, जैसे मैंने पहले भी बताया अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में भी ऐसे हुआ, उसे ब्लैक लॉ की लिस्ट में डाला, जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, या जो कहना चाहिए एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने। तो इस तरह की सिचुएशन में मतलब एक लिमिट जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे इस लिमिट के अंदर जो रहना है और हमें इस लिमिट के अंदर रहना है, तो वो जब ये टकराव होता है तो आपस में एक दूसरे की लिमिट से बाहर जाने पर ही होता है। तो उस टकराव को या उस लिमिट को ही बचाने के लिए सेक्शन 144 लगा दी जाती है, ठीक है। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मेन इसका जो पर्पस है वो यही है, ठीक है। अब हमने इससे पहले अब इस सेडिशन वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 124A सेडिशन, ये रह गया अभी अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, और कहना चाहिए NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और इसके बाद जो है सेडिशन 124
124A में आता है ये आईपीसी का, और सेक्शन 144 तो हमने देख ही लिया, ठीक है। अभी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी 124A सेडिशन पर, मैं आईपीसी के और भी टॉपिक लूँगी, तो तब मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए या मेरी वीडियोस वगैरह पसंद आए, मेरे लेक्चर पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे आगे ये भी बताएं कि मुझे और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। और हाँ, मुझे कई सारे मेरे मतलब व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि कॉन्ट्रैक्ट पर वीडियो बनाइए, एविडेंस पर वीडियो बनाइए, और दूसरा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं जल्द ही उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे अच्छे मतलब कमेंट्स करने के लिए और मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।